प्रिय छात्रों, अब मैं आपसे आपके सिलेबस के विषय में डिस्कस करना चाहूँगी। मैं कहना चाहूँगी कि आपके जैसे कि आपके सेकेंड ईयर में आपके जो पेपर होंगे थ्योरी के, वो 6 पेपर होंगे, जिनमें सबसे पहला पेपर है समावेशी विद्यालय बनाना। अब इसके विषय में मैं आपके पास जो कुछ आपके सभी सिलेबस के सभी पेपर्स के ऑडियो डालूंगी। अब पहला पेपर आपका जो होगा उसकी ऑडियो आपके पास भेज रही हूँ, जिसमें आपकी फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट से लेकर के फिफ्थ यूनिट तक की सारी ऑडियो आएंगी। आप इनको ध्यान से समझें, सुने और अपने अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें। आप सभी बहुत अच्छे ढंग से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद भी यदि आपको कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे पास आकर के इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आप जो है बुक्स खरीद रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, मॉडल से तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी आपके टॉपिक हैं सिलेबस में दे चुकी हूँ, आप अपने टॉपिक पर बहुत अच्छी तरह से फोकस करके और अपने असाइनमेंट बनाएं। असाइनमेंट से आपके थ्योरी क्लियर हो जाएगी और आपकी पढ़ाई में भी आराम रहेगा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ आपके सेकेंड ईयर के विषय में। जैसा कि आपको मालूम है, आपका रिजल्ट आ चुका है, आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं, अब आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। अब सेकेंड ईयर का पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या कौन कौन से विषय आपको पढ़ने होंगे, इस तरह से आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके 6 पेपर होंगे। जिस तरह से फर्स्ट ईयर आपका 800 नंबर का था, सेकेंड ईयर आपका 600 नंबर का होगा, जिसमें 300 नंबर की थ्योरी होगी और 300 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब थ्योरी में आपके 6 पेपर होंगे। 6 पेपर में 50-50 नंबर के 6 पेपर होंगे, जिसमें 10 नंबर इंटरनल होंगे और 40-40 नंबर एक्सटर्नल होंगे। अब आपके 6 पेपर सभी को समान रूप से पढ़ने हैं, किसी को कोई सा भी पेपर चेंज नहीं करना है। लेकिन एक एक लास्ट पेपर जो होगा आपका ऑप्शनल होगा, उसमें आप ऑप्शनल जो सिलेबस में दिया हुआ है कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं उसमें ऑप्शनल में एनवायरमेंटल स्टडी को डालना चाहूँगी। अब आता है आपका पहला पेपर, जिसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का निर्माण। अब इसका अर्थ होगा कि समावेशी विद्यालय क्या होगा। समावेशी विद्यालय एक ऐसा स्कूल की स्थापना होती है, उसको हमें बनाना पड़ता है कि समस्त प्रकार की शिक्षा को एकीकृत मानकर सामान्य और अपंग बालकों को समान रूप से मनोवैज्ञानिक तरीके से जो शिक्षा दी जाती है वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। यह विशिष्ट शिक्षा का ही एक नया विचार है, समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका विकास यूरोप से प्रारंभ होता है। इसके जन्मदाता फ्रांस के इटार्ड को माना जाता है। उन्होंने 19वीं सदी में एक विक्टर नाम के बालक पर रिसर्च की, जो एक जंगल में रह करके पला बड़ा हुआ। उसकी मानसिक स्थिति का अध्ययन करते हुए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मानसिक रूप से ग्रस्त बालक भी सीख सकते हैं। अतः ऐसे बालकों को प्रोत्साहन देकर व्यक्तिक निर्देशन द्वारा बालक को समान रूप से आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक विकास करते हुए उसको विभिन्न कार्य क्षेत्रों में लगाने के लिए उसकी प्रतिभाओं को खोजा जा सकता है। इसलिए समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें विविध क्षमताओं वाले बालक मुख्य धारा के स्कूलों में पठन पाठन करते हुए अपना सामाजिक विकास कर सकें। इसमें सामान्य और शारीरिक रूप से बाधित बालकों में परस्पर प्रेम, सहयोग, सद्भावना के साथ सीखने के भी अवसर प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमें ऐसे विद्यालयों का निर्माण करना होगा जो एक शिक्षक ही कर सकता है, कि हम प्रत्येक तरह के बालकों को एक ही कक्षा में पढ़ा सकें और उसके एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें उसके लिए। तो अब आपके आती है फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में क्या है कि विविध विविध आवश्यकता वाले बालकों के लिए शिक्षा। इसमें वे बालक आते हैं जो सामान्य से हटकर विविध प्रकार के इंद्रिय दोषों से युक्त पाए जाते हैं। जैसे दृष्टि बाधित बालक है, जिसे कम दिखाई देता है, या श्रवण बाधित है, जो कम सुनाई देने वाले बालक होते हैं, या फिर शारीरिक रूप से अक्षम जो बालक होते हैं, वो अपंग या किसी कमी के कारण वे संवेदी बालक कहलाते हैं। वे भावनात्मक रूप से इमोशनल होते हैं। और उनको कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो विशिष्टता लिए हुए होते हैं। इनमें जैसे प्रतिभाशाली बालक है,
सृजनात्मक बालक हैं, कुछ अच्छा सा करके दिखाने वाले बालक हैं, या मंद बुद्धि हैं जो डल बुद्धि कहलाते हैं, डल होते हैं, लेजी कहलाते हैं। इसी के साथ कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके विकास की गति धीमी होती है, जो बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, आत्म केंद्रित रहते हैं, अपने ही अंदर शांत स्वभाव वाले होते हैं, या फिर किसी के मस्तिष्क पर कोई पक्षाघात या दिमाग में किसी प्रकार की का झटका लगने के कारण, चोट के कारण, या सीखने में असमर्थ होते हैं, या उसके हेरेडिटिकल उसमें कुछ ऐसी कमी होती है जो धीमी गति से सीखते हैं। तो कुछ शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक भी होते हैं। इस तरह से विभिन्नता लिए हुए जो बालक होते हैं, ऐसे बालकों में जो बालक अपने से कम आयु के बालकों अपने से कम आयु के बालकों के समान होते हैं और बड़े होने पर भी छोटे बच्चों की तरह सीख पाते हैं, या फेल हो जाते हैं, मंद गति से सीखते हैं, या अधिकांशतः अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे बालक होते हैं जो वातावरण के प्रभाव से या किसी परिस्थिति के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे सीख नहीं पाते। उनको कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी का ऐसा उनके जीवन में अभाव होता है कि वे सीखने में अक्षम रह जाते हैं। अब ऐसे बालकों की शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? क्योंकि अध्यापक तो एक ऐसा व्यक्ति माना गया है कि वह गर्म लोहे की तरह विद्यार्थी जीवन को जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। इसलिए ऐसे छात्रों के लक्षणों को पहचान करके मनोवैज्ञानिक तरीके से उनके मनोभावों की स्थिति को पढ़कर, पहचान कर, परिस्थिति को पहचान कर, कुछ सहायक सामग्री द्वारा, कुछ वातावरण बनाकर, कुछ सरल पाठ्यक्रम बनाकर, इस तरह से बहुत सारी विधियां, प्रविधियां, युक्तियों का प्रयोग करते हुए किस तरह से उन्हें समाज की मुख्य धारा जोड़ने में सहायक बने और अपने ज्ञान का परिचय दे सके। एक अच्छे टीचर का यही कार्य होता है कि वह विभिन्न प्रकार के छात्रों को एक ही कक्षा में किस तरह से पढ़ाए, उन पर किस तरह से अधिक ध्यान दे सके और उनकी कमियों को लेते हुए, उनकी कमियों को देखते हुए फिर भी उन्हें अच्छी शिक्षा देने में समर्थ हो सके। ये आपकी सेकंड यूनिट में आएगा। तो आपकी फर्स्ट पेपर की 2 यूनिट हो चुकी हैं, अब आती है तीसरी यूनिट। थर्ड यूनिट में आता है इंक्लूजिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। इसमें सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन आजकल के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक होता जा रहा है, क्योंकि अकेला व्यक्ति किसी भी कार्य को उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाता जितना कि 2 व्यक्ति या 2 संस्थाएं मिलकर कर सकते हैं। क्योंकि जब दोनों तरफ से कोई सकारात्मक प्रक्रिया, परामर्श या कोई संप्रेषण प्राप्त होता है तो वह कार्य और उद्देश्य अधिक आसानी से पूर्ण हो सकता है, क्योंकि सहयोग प्रतिस्पर्धा से अच्छा होता है। क्योंकि सहयोग में कल्याण की भावना छिपी रहती है और आपसी सहयोग से जो है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों तरह से निर्देशक और शिक्षक की समझदारी से यह सहयोग प्रदान किया जाता है। फिर इसके बाद आता है सहयोगी अधिगम, अर्थात विद्यार्थियों द्वारा एक दूसरे समूह में सहयोग द्वारा सीखना या कार्य के प्रति लगाव, जिसमें सकारात्मक कौशल, उत्तरदायित्व की भावना, प्रोत्साहन, नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जिससे सभी का विकास होगा। इसके बाद आता है समकक्षी शिक्षण या टोली शिक्षण, जिसे कहेंगे पीयर टीचिंग। इसमें क्या होगा, छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, जिन्हें वे समाज के में प्रौढ़ों के यानी बड़े लोगों से नहीं सीख सकते, बड़े लोगों से सीखना नहीं चाहते, उन्हें वे आपस में अपनी हम उम्र के बालकों के साथ मिलजुल कर अपनी समस्याओं का निदान करते हैं। इसी के साथ स्व अनुदेशन प्रणाली में व्यक्तिगत रूप से स्वयं करके सीखते हैं, जिससे छात्रों में निपुणता आती है, उनमें समाज सेवा की भावना आती है और आत्मीयता यानी आपस के संबंध में मधुर होते हैं। इसके बाद आता है टोली शिक्षण, जिसे कहेंगे टीम टीचिंग। यह एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों को एक समूह के रूप में अनुदेशन प्रदान करते हैं। इस योजना में समय और प्रक्रिया लचीला रखा जाता है। सभी शिक्षक अपनी योग्यता के अनुसार एक समूह में उत्तरदायित्वपूर्ण शिक्षण देते हैं। इसमें कार्यों का विभाजन होकर शिक्षकों का कार्य हल्का हो जाता है और छात्रों के सीखने की प्रक्रिया की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी यह विशेषता है कि टोली शिक्षण में शिक्षण की योजना, व्यवस्था, अग्रसर और मूल्यांकन मिलजुल कर किया जाता है। सभी शिक्षक एक दूसरे से मिलजुल कर इस कार्य को करते हैं। इसके बाद आता है सह शिक्षण यानी को टीचिंग।
को टीचिंग में आजकल तकनीकी के युग में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ रही है। एक साथ बालक और बालिकाओं को एक साथ शिक्षा प्रदान करना, यद्यपि यह प्रावधान वैदिक काल से चला आ रहा है, लेकिन उन बच्चों को एक साथ बैठा करके शिक्षा जो दी जाती है, आधुनिक युग में यह वरदान साबित हो रहा है। फिर आता है मित्र समूह में शिक्षण, यानी कि क्लासरूम में फ्रेंड सर्किल बना करके जो टीचिंग की जाती है, एक अध्यापक की देखरेख में तनाव मुक्त होकर सीखने स्वतंत्र वातावरण को लेकर के शिक्षण को सफल बनाया जाता है। इसी प्रकार फैमिली का रोल होता है कि फैमिली भी अपने बालकों को स्थायी और सार्वभौमिक संस्था होने के कारण बालक की सभी अवस्थाओं में इसका अपने आप स्वतः ही विकास होता रहता है। इस विकास के कारण बालक अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी फैमिली से एक दूसरे के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सीखता चला जाता है। अब ई लर्निंग आती है, ये ऑनलाइन टीचिंग होती है। इसमें क्या होता है कि बहुत से उपकरणों की सहायता से कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट, नेटवर्किंग, वेबसाइट, ई लर्निंग, ई स्कूल, वर्चुअल क्लासरूम में इस तरह के प्रतियों का प्रयोग किया जाने लगा है आजकल, जिससे पाठ्य वस्तु का प्रचार प्रसार और उसका संप्रेषण बड़ी आसानी से हो जाता है। सभी को सीखने के समान अवसर मिलते हैं। यह है शिक्षा का मितव्ययी बनाना होता है कि शिक्षा एकदम कम खर्च में सभी को एक तरह की शिक्षा मिल जाती है। इसके बाद आता है वेब यानी संचार पर आधारित शिक्षण। यह एक खुला मंच है जिसका प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। इसके माध्यम से कहीं से कहीं भी सूचनाएं पहुंचाई जा सकती हैं। सूचनाओं का जो भंडार होता है वो आसानी से बालकों तक कम खर्च में अधिकतम लाभ उठाकर अनेक संसाधनों के माध्यम से देश विदेश के लोगों और छात्रों को अधिकतम सूचनाएं प्रदान की जा सकती है। यह छात्र केंद्रित प्रणाली है जो सक्षम ज्ञान का विस्तृत भंडार प्रस्तुत करती है। इसमें छात्र मिलजुल कर सक्रिय रहकर ऑडियो वीडियो के द्वारा अपनी चर्चा, अपना वार्तालाप, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। इसी तरह से दूरस्थ शिक्षा या जो डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं वो अपनी शिक्षा कराती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना जैसा यह प्रोग्राम होता है, यह एक वरदान साबित हुआ है। इस तरह से आपकी 3rd यूनिट समाप्त होती है। 4th यूनिट है समावेशी स्कूल प्रबंधन, यानी कि इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल का तात्पर्य है कि जिस तरह से किसी भी स्कूल में एक साथ मिलकर के मानवीय और भौतिक साधनों को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक जगह समन्वित करना, एक साथ मिलाना, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक इस प्रकार का प्रबंध करना कि वह कार्य उत्तम ढंग से किया जा सके, मितव्ययी बन सके, कम खर्चीला हो। और कक्षा में इसमें क्या किया जाता है, कक्षा में व्यवहार संबंधी समस्याओं को समझने के लिए कक्षा नियोजन करना, नियमों का प्रारूप बनाना, भौतिक वातावरण तैयार करना और शिक्षा तकनीकी का प्रयोग जैसे कि फर्नीचर व्यवस्था, कठिनाइयों का निवारण आदि, ये सब आते हैं हमारे उस विद्यालय के प्रोग्राम में। अब कक्षा प्रबंधन हम कैसे करेंगे? एक अध्यापक यानी टीचर जो होता है वह कक्षा प्रबंधन करने का एक विशेषज्ञ होता है, जिसके प्रबंध के लिए वह अनेक तरीके अपनाता है, जिससे वह छात्र कक्षा में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उत्सुक रहें और कक्षा में लयात्मकता बनी रहे। एक ऐसा नियम बना रहे कि पढ़ाए जाने वाले विषयों के उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके। कक्षा का वातावरण सामाजिक हो, भारतीय संस्कृति के अनुकूल हो, अध्यापकों और छात्रों की भागीदारी उसमें बराबर बनी रहे, एक अच्छा वातावरण बनाया जा सके जिससे सभी स्तर के छात्र लाभान्वित हो सकें। अब इसमें आती है अध्यापक की भूमिका। अध्यापक की किस तरह से भूमिका होनी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अध्यापक एक दार्शनिक होता है, बच्चों के लिए मार्गदर्शक होता है, एक अनुसंधानकर्ता होता है, उसका नेतृत्व बना रहना चाहिए। वह इस तरह से कक्षा का प्रबंध करे, नियोजन करे, संगठन करे, पर्यवेक्षण और निर्देशन तथा समायोजन करते हुए मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षण प्रक्रिया पर भी नियंत्रण रखे और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। अब उसमें विभिन्न प्रकार के बालक आते हैं, जैसे दृष्टिबाधित बालक हैं। दृष्टिबाधित बालक यानी कि जिनको कम दिखाई देता है, ऐसे बालकों के लिए जिससे कि छात्रों को
नेत्रों का परीक्षण किए करे, समय समय पर कराए, उनका उपयोग करके निकट और दूर की दृष्टि का पता लगाए, विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोषों के लिए पता लगाकर उसको उसी प्रकार की शिक्षा जहाँ तक हो सके उनकी कठिनाइयों और आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंध किया जाए, उसको सहयोग दे और अभिभावकों को भी की भी परामर्श उसमें ले। कुछ बालक श्रवण बाधित होते हैं जिन्हें सुनाई कम देता है, और कम सुनने के साथ साथ कुछ बालकों में ऐसा भी होता है कि वे बोल भी नहीं पाते, सही उच्चारण भी नहीं कर पाते। ऐसे बालकों को वर्गीकरण करते हुए कि वह कम सुनता है या बिल्कुल ही नहीं सुनता, या उसमें कितना दोष है, उसकी दोष की सीमा कितनी है, इस तरह से समस्या उसकी गंभीर है या सामान्य है, उसके निदान के लिए वह क्या कर सकता है, इस तरह की सोच रखे। श्रवण यंत्र का प्रयोग किस सीमा तक कर सकता है, कौन सा प्रशिक्षण दे करके उसके इस दोष को कम कर सकता है, उच्चारण संबंधी कौन सा प्रशिक्षण उसे दे ताकि उसके अभिभावकों द्वारा बातचीत करके इन सब प्रबंधन को करना चाहिए। क्योंकि कुछ छात्र कम सुनने के साथ साथ कम बोलने वाले भी होते हैं, उनमें वाणी संबंधित दोष भी होते हैं। इस प्रकार अपनी कक्षाओं का प्रबंधन करना एक शिक्षक का कार्य होता है, और शिक्षक संभवतः इन सभी कार्यों को परिपूर्ण करता भी है और करना भी चाहिए। मित्रों, अब आपकी आती है 5th यूनिट, समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका, यानी टीचर रोल इन इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे भारत में प्राचीन काल से ही गुरु को बालक का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। जैसा कि विवेकानंद जी ने भी कहा था कि अच्छा अध्यापक वही है जो बालक का उत्तम पथ प्रदर्शक हो, निस्वार्थी हो, अर्थात अपनी सूझबूझ से बालक का बहुमुखी विकास करे। इसलिए शिक्षक को धैर्यवान, कुशल, स्वस्थ, लगनशील और प्रभावी ज्ञाता होना चाहिए। उसका सकारात्मक दृष्टिकोण ही बालक में उत्साह, मनोवैज्ञानिकता, शिक्षण की संपूर्ण कलाओं का नियोजित बनाती है। अतः एक शिक्षक तभी कुशल माना जाता है जबकि वह अपनी कक्षा के वातावरण को नवीनतम ज्ञान और नवीन विधियों, पद्धतियों, चुनौतियों के साथ जोड़कर छात्रों के मूल्यों का विकास करे, उनका मनोबल बढ़ाकर आत्मसात करे, आत्मसंतोष पैदा करे, उनमें नैतिक गुण उत्पन्न करके उनमें निष्पक्ष रूप से विकास करके उनका बच्चों का अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सके। अब वह कक्ष को कैसे, अपने क्लासरूम को कैसे प्रभावी बनाएगा, इसमें भी शिक्षक को हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं करना। वह हमेशा अपने शिक्षण और कक्षा को गत्यात्मकता की ओर आगे बढ़ाते हुए ले जाता है। उसका व्यवहार समय और विषय वस्तु तथा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसलिए शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के पारस्परिक संबंध, अंतःक्रिया, वातावरण, व्यवहार और विभिन्न विधियों, प्रविधियों, युक्तियों के द्वारा एक आदर्श भूमिका बनाकर चलता है, जिसके लिए वह उचित संचार प्रणाली, शैक्षिक भ्रमण, शिक्षक अभिभावक मीटिंग, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, उचित परामर्श, निर्देशन, उचित पुरस्कार देकर अपना अनुशासन बनाता है और अपने शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करता है। छात्रों, 5th यूनिट में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं निर्देशन और परामर्श तथा इंस्ट्रक्शन पर। 3 बातें हमारे साथ आती हैं, निर्देशन और परामर्श तथा इंस्ट्रक्शन। इसमें पहला आता है निर्देशन। निर्देशन का अर्थ होता है सलाह देना या सहायता करना। इसी के साथ काउंसलिंग यानी परामर्श का अर्थ होता है बच्चे को आत्मबोध कराना, उसके ज्ञान का। तीसरी बात आई अनुदेशन। अनुदेशन यानी बच्चे में दक्षता प्रदान करना। इस प्रकार निर्देशन में हमारा समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है, भौतिक उन्नति करता जाता है, वैसे ही वैसे कुछ जटिलताएं भी बढ़ती जाती हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में बहुत से किशोर किशोरियों को स्वयं निर्णय न ले पाने के कारण अपनी विभिन्न समस्याओं पर दूसरे व्यक्तियों से परामर्श लेना पड़ता है। यद्यपि यह निर्देशन की प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है, जिसमें समाज के अनुभवी लोग, गुरुजन या बुद्धिजीवी अनौपचारिक रूप से अपने बालकों को की मदद करते आए हैं, लेकिन इस सदी में हमें आवश्यकता हुई है व्यावसायिक निर्देशन में औपचारिक रूप से
देने की, जिसकी शुरुआत अमेरिका के बोस्टन नगर से 1980 में की गई, जो धीरे धीरे सभी देशों में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर दिया जाने लगा। जो व्यक्ति आवश्यकताओं और रुचियों और क्षमताओं के अनुसार बालकों में कौशलों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाता है। इसी तरह से स्किनर ने कहा है कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। इसी तरह से परामर्श यानी काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग का अर्थ होता है कि आमने सामने बैठकर बच्चे से पूछताछ करना, तर्क वितर्क करना, विचारों का आदान प्रदान करना, जिसका उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को, बेवजह की चिंताओं को सुलझाकर आत्मबोध के लिए किया जाता है। तीसरी बात आती है अनुदेशन की। अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन। इसका प्रयोग विशिष्ट बालकों को जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप लिए हुए होते हैं, उन्हें निपुण बनाना, उनके कार्य करने की दक्षता में सुधार लाना, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर वातावरण के अनुसार उनकी कार्य प्रणाली को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार निपुणता और दक्षता प्रदान करना होता है। इस प्रकार निर्देशन में शैक्षिक रूप से पाठ्यक्रम का चयन, शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि और उपलब्धि के स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का महत्व उसकी उन्नति, उसके कार्यों और सेवाओं के लिए दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझकर वैयक्तिक रूप से उसका विकास, भावात्मक पहलू सामाजिक समायोजन के लिए दिया जाता है। व्यवसायिक निर्देशन में व्यवसाय के चयन के लिए दिया जाता है। इस प्रकार निर्देशन, परामर्श और अनुदेशन बालकों को उसके पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्नताओं से वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति को औपचारिक और अनौपचारिक रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार करके, सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से उसका उपचारात्मक, निदानात्मक, संज्ञानात्मक विधियों का प्रयोग करते हुए एक अभिभावक या एक शिक्षक के द्वारा या एक चिकित्सक के द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रदान करके लाभ उठाया जाने लगा है।